गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में। पिछले पार्ट्स में आपने डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर से रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए किन किन सिस्टम को अपनाया और किस सिस्टम में कौन सा डिमेरिट्स था, मेरिट्स था और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इसका दूसरा टॉपिक्स है, टॉपिक्स का नाम ही है क्रॉप्स फॉर यूरोप। यूरोप के लिए फसल। आखिर कोई भी देश फसल यदि उपजाते हैं किसान, तो अपने देश के लिए उपजाते हैं या अपने कंजम्पशन के लिए उपजाते हैं, या तो अपना खपत के लिए या उनको अपने देश में जिन फसलों की जरूरत होती है। लेकिन क्रॉप्स ऑफ यूरोप, यूरोप के लिए फसल का क्या मतलब? ब्रिटिश गवर्नमेंट, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में एक ट्रेड कंपनी के रूप में काम करती थी, एक व्यापारी के रूप में काम करती थी और उसका जो भी एक्टिविटी होता था या जो भी उसकी पॉलिसी थी वह प्रॉफिट और लॉस के थ्योरी पर आधारित, हानि और लाभ के सिद्धांत को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में कोई भी पॉलिसी चलाती है। हानि और लाभ कहने का मतलब यह है कि जिस चीज के ट्रेड में उसको मुनाफा होता था, ब्रिटिश कंपनी वही आइटम का ट्रेड करती थी। जिस पॉलिसी में ब्रिटेन को फायदा होता था, भारत के लोग या भारत के किसान या भारत के कॉमन पीपुल के फायदे और नुकसान से उसको कोई मतलब नहीं था। तो भारत में बहुत सारे ऐसी फसलों को किसानों को जबरदस्ती उगाने के लिए फोर्सली उनको प्रेशराइज किया गया, उन पर दबाव बनाया गया। वह उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्रॉप्स था वह था इंडिगो, नील जिसको हम कहते हैं, जो कपड़ा में देने के काम में आता है, नील। अभी जो आप मार्केट से टीनो पाल या नील वगैरह जो खरीद के, खासकर जो सफेद कपड़े होते हैं उसमें नील दिया जाता है। आप पढ़े होंगे साइंस में कि चूंकि कपड़ा धोने के बाद वो उसमें थोड़ा पीलापन आ जाता है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है नीला वो दिया जाता है ताकि वो फिर से वो उसकी सफेदी वापस आ जाए, पीलापन खत्म हो जाए। तो इसलिए नील, इंडिगो जो था वह कॉटन टेक्सटाइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंडिगो का यूज होता था। तो आज जो इंडिगो हम यूज कर रहे हैं वो केमिकल इंडिगो हम यूज कर रहे हैं, केमिकल नील अभी हम कर रहे हैं। लेकिन उस जमाने में, ब्रिटिश जमाने में एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कृषि फसल, नील की खेती होती थी, वह टाइप ऑफ क्रॉप्स था और उससे नील का प्रोडक्शन किया जाता था, नील बनाया जाता था, नील की फैक्ट्री होती थी, कोठी होती थी और वह नील कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से फूड ग्रेन से ज्यादा कॉमर्शियल क्रॉप्स की जरूरत थी। ब्रिटेन की आबादी ज्यादा थी नहीं, भारत से फूड ग्रेन पहुंचता था, अमेरिका से भी उसको फूड ग्रेन मिलता था, दूसरे जो कॉलोनी थे तो अनाज की कमी नहीं थी। ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो वहां के ट्रेड के लिए, वहां के इंडस्ट्री को चलाने के लिए, वहां के व्यापार को विकास करने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी उसको एग्रीकल्चर क्रॉप्स के रूप में प्रोड्यूस करने का फैसला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। वही है क्रॉप्स फॉर यूरोप। लिखा भी है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लेट 18th century the company did its best to expand the cultivation of crops that were in demand back home। यानी उनके ब्रिटेन में जिस चीज की डिमांड थी उसका खेती करते थे। They forced cultivator in various parts of India to produce अफीम, इंडिगो, जूट, टी, सुगरकेन, व्हीट एंड कॉटन एंड राइस। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती थी किसान को वही खेती करने के लिए वो बाध्य करते थे। ऐसे पहले किसान उनकी अपनी जो जरूरत होती थी उस जरूरत के आइटम की खेती करते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए भारत के किसानों को
जो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स माने जाते हैं, जिनका यूज इंडस्ट्री में होता है, वैसे क्रॉप्स उगाने के लिए बाध्य किया, जिसमें अफीम, इंडिगो, जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, ये सारी चीजें थी, व्हीट और राइस के अलावा। 13वीं शताब्दी में भारतीय इंडियन इंडिगो का यूज यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स करते थे कपड़े को रंगने में। ऊड एक यूरोपियन प्लांट था जिसका नाम था ऊड, उसका जो साइंटिफिक नाम है वह था आइस्टिस टिंक्टोरिया। ये मस्टर्ड फैमिली का, मतलब सरसों का जो फसल होता है उसी से मिलता जुलता ये फसल था, और नीले रंग में ब्लू डाई करने में इसके पत्तियों का यूज होता था इंडिगो के सब्स्टिट्यूट के रूप में। यानी कपड़े रंगने के लिए सबसे जो अच्छी मानी जाती थी वो इंडिगो की कलर मानी जाती, लेकिन यूरोप में इंडिगो के सब्स्टिट्यूट में, इंडिगो के विकल्प में, नील के विकल्प में ऊड नामक एक क्रॉप्स उगाते थे, लेकिन उसका जो कलर होता था वह इतना अच्छा नहीं होता था जितना इंडिगो का होता था। इसलिए जो यूरोपियन व्यापारी थे, जो कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे, वे लोग भी इंडिगो को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते थे ऊड के तुलना में। So they persuaded their government to lift the ban on indigo import 17th century। शुरू में तो ऊड मैन्युफैक्चररों के दबाव में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत से इंडिगो का इंपोर्ट बंद कर दिया, लेकिन फिर जब तक कॉटन मैन्युफैक्चरर जो थे उन लोगों को लगा कि ऊड का कलर उतना अच्छा नहीं है, उन लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया कि भारत से जो इंडिगो का इंपोर्ट होता है उस इंपोर्ट को फिर से चालू किया जाए। तो 17वीं शताब्दी तक आते आते ये खत्म कर दिया गया। ब्रिटेन कॉटन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत तेजी से बढ़ा। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में से सप्लाई कम हो गया, क्योंकि 1776 में जब अमेरिका आजाद हो गया तो वहां से पहले इंडिगो की सप्लाई होती थी तो वो बंद हो गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं रहा कि वह भारत में ही इंडिगो की खेती, नील की खेती करवाए। इसलिए भारत में इंडिगो कल्टीवेशन को बढ़ावा देने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। इसके लिए इंडिगो का खेती करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर टाइप के लोग होते थे जिनको प्लांटर कहा जाता था। यानी वो पैसा इन्वेस्ट करते थे, किसानों को देते थे और खेती करवाते थे, और इंडिगो कलेक्ट करके किसानों से और उसको जो है इंडस्ट्री सेक्टर में भेजते थे। तो बहुत से स्कॉटलैंड के रहने वाले, ब्रिटेन केम फ्रॉम बंगाल एज ट्रेड ड्यू, मेनी इंग्लिशमैन एंड स्कॉट्समैन केम टू इंडिया टू बिकम प्लांटर्स। बहुत से स्कॉटिश और अंग्रेज जो है भारत में आके नील की खेती करवाने के लिए प्लांटर बन गए। अब नील के खेती का 2 सिस्टम अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया। पहला था नीज सिस्टम, नीज कल्टीवेशन, और दूसरा जो सिस्टम था वह था रैयती। लिखा भी है नीज एंड रैयती वेयर द 2 मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। नीज सिस्टम क्या था कि प्लांटर कल्टीवेटेड इंडिगो दैट वाज डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल बाय एम्प्लॉइंग हायर लेबर्स। प्लांटर खुद जब खेती करते थे, मजदूर को हायर करके उनसे, उनकी मदद से प्लांटर अपने ही नियंत्रण में, अपने ही कंट्रोल में जिस एरिया पे खेती कराते थे उसको नीज कल्टीवेशन कहा जाता था। दे यूजुअली ब्रॉट और रेंटेड द लैंड फ्रॉम जमींदार, और प्लांटर जो थे वो जमींदारों से जमीन रेंट पे ले लेते थे, भाड़े पर ले लेते थे, जिसको ठेका प्रथा कहा जाता है, और उस जमीन पर खुद से मजदूरों को लगा के प्लांटर खेती करवाते थे, और इस सिस्टम को नीज कल्टीवेशन कहा जाता है। लेकिन इस सिस्टम में आगे चल के कठिनाइयां आने लगी। कठिनाई क्या आने लगी कि फाइंडिंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड टू कल्टीवेट इंडिगो वाज डिफिकल्ट। इंडिगो का खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंड को प्राप्त करना काफी कठिन था, क्योंकि जो अच्छे जमीन थे उस जमीन में खेती करने के लिए फूड ग्रेन प्रोडक्ट करते थे। द प्लांटर ट्राई टू लीज द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड रिप द पीजेंट। प्लांटरों ने ये कोशिश किया
कि नील की जहां फैक्ट्री थी, यानी फसल से जहां नील बनाई जाती थी, उसके आसपास के जमीन को हम कॉन्ट्रैक्ट पर ले और वहां पे नील की खेती कराया जाए। लेकिन इसमें विवाद हो गया। इट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू गेट लेबरर्स बिकॉज द नीड फॉर लेबर वाज ग्रेटेस्ट देन फार्मर्स व्हेन फार्मर्स वर बिजी विथ देयर राइस कल्टीवेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको आने लगा लेबर का, मजदूर का और हल बैल का। उस समय हल बैल से खेती होती थी, तो खेती करने के लिए लेबर की भी जरूरत थी, हल बैल की भी जरूरत थी। तो यह इसका व्यवस्था करना प्लांटरों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस समय इंडिगो के एग्रीकल्चर खेती में लेबर की जरूरत होती थी, उसी समय किसान जो है खुद अपने चावल की खेती करने का टाइमिंग, दोनों का टाइमिंग एक ही था। तो ज्यादातर लेबर और किसान जो थे वो अपना धान की खेती करने में व्यस्त रहते थे। और वही लिखा है कि बहुत सारे प्लाउज एंड ब्लॉक्स, हल बैल की जरूरत होती थी। लिखा है कि प्रत्येक एक बीघा खेत के लिए टू प्लाउज वेयर रिक्वायर्ड, 2 प्लाउज जरूरी था। तो यह प्लाउज और काव का व्यवस्था करना, ब्लॉक्स का व्यवस्था करना, ये कठिनाई उनके सामने आने लगा। तो नीज कल्टीवेशन का जो सिस्टम था, वह सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि जितने एरिया में जो खेती होती थी नील की भारत में, उसमें सिर्फ 25% जो एरिया था वही नीज कल्टीवेशन के अंदर था, यानी प्लांटर डायरेक्ट उसमें खेती करते थे। लेकिन यह सिस्टम जब ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, तो दूसरा सिस्टम जो लगाया गया वह था रैयती सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन। इसमें किसान को ही फोर्स किया गया, बाध्य किया गया कि वो खुद अपने जमीन पे खेती करे। इसके लिए प्लांटर क्या करते थे कि कैश एडवांस देते थे लो इंटरेस्ट रेट पर। किसानों को कम ब्याज दर पे नगद पैसा प्लांटर देने लगे, ताकि वो अपने खेत में खुद नील की खेती करे। यह भी कहा गया उनको सीड और ड्रिल ये प्लांटर उपलब्ध करा देते थे। अंडर दिस एग्रीमेंट द रैयत वाज सपोज टू कल्टीवेट इंडिगो वन एट लीस्ट 25% ऑफ हिज लैंड। और एक किसानों के साथ, रैयतों के साथ एक एग्रीमेंट किया गया कि उसके पास जितनी भी जमीन होगी, कम से कम उसके 25% हिस्से पर इंडिगो की खेती करना जरूरी होगा। किसान इंडिगो की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि इंडिगो की खेती करने से उनके जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। 1-2 साल अगर जिस प्लॉट में इंडिगो की खेती हो गई, तो वह प्लॉट फिर से दूसरे फसल के लिए सूटेबल नहीं रह पाता था। इसलिए किसान, और एक ये भी होता था कि प्लांटर चूंकि इंटरेस्ट पर पैसा देते थे रैयतों को, तो फसल अच्छा हो या खराब हो, प्लांटर जो दर निर्धारित करते थे उसी रेट पर उन्हें प्लांटर के हाथों ही इंडिगो बेचना पड़ता था। तो इससे प्लांटर को तो फायदा होता था, क्योंकि उसको न कोई मेहनत करनी पड़ती थी, सिर्फ पैसा देते थे और पूरा कल्टीवेशन करके किसान नील की खेती करते थे। तो इससे धीरे धीरे यह नील की खेती का जो सिस्टम था, चाहे वह रैयती सिस्टम हो या नीज सिस्टम हो, दोनों सिस्टम ऑपरेशन था, दोनों किसानों के लिए बिल्कुल ही सूटेबल नहीं था। क्योंकि अनाज की खेती करते थे किसान, तो अपने जरूरत के लिए भी रखते थे। इंडिगो एक ऐसी चीज थी जिसका किसानों को अपने यूज के लिए कोई काम नहीं था। तो इसके लिए धीरे धीरे किसानों के मन में इंडिगो की खेती के प्रति न करने की भावना, कि अब हम इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते हैं, ये भावना उनके मन में उठी। और बंगाल में सबसे पहले नील की खेती करने वाले किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, और बंगाल के बारासात नामक क्षेत्र में ये विद्रोह शुरू हुआ 1859 के मार्च महीने। इस विद्रोह को इतिहास में ब्लू रिविलियन के नाम से जाना जाता है, नील क्रांति। यानी नील के किसानों ने, बंगाल के नील के किसानों ने खेती करने से इनकार कर दिया। 1859 में हजारों रैयत जो बंगाल में थे, वे लोग प्लांटर को रेंट पे करने से भी रिफ्यूज कर दिए, और जितने भी इंडिगो के फैक्ट्री थे उन पर अटैक किया गया। दे वर आर्म्ड विथ स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स, बॉज एंड एरोज, जो तीर, धनुष
बर्छा, भाला, तलवार, यही सब हथियार उस समय भारत के लोगों के पास थे। इन सारे हथियारों को साथ में लेकर के, डिटेल्स के साथ लेके, उन लोगों ने इंडिगो प्लांटर्स पर भी अटैक किया और नील की फैक्ट्री पर भी अटैक किया। ये घटना 1859 में हुई। यही ब्लू रिबेलियन कहा जाता है। महिलाओं ने भी अपने रसोई घर में जो उनका काम करने का चीज होता है वो लेके उस सड़क पर उतर गई। सबसे मशहूर जो उनका विपंस होता है महिलाओं का, क्या होता है? बेलना, बेलन, कलछुल, छोलनी, जो काम करने वाला था, किचन का जो उनका ये था, वो सब लेकर के, वही लिखा है, Even women joined the fight bearing pots, pans and kitchen implements. The zamindar, who were worried about the growing power of planters, lent support to the peasants. आपने इसमें पढ़ा है पहले कि जमींदारों से खेत लेकर के प्लांटरों को दे दिया गया। तो जमींदार भी गुस्से में थे, इसलिए जमींदारों ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया, किसानों का। गवर्नमेंट वाज वरीड दैट दिस माइट टेक द शेप ऑफ लार्ज रिवोल्ट। गवर्नमेंट भी चिंतित हो गई कि यह विद्रोह व्यापक रूप ले सकता है। मेनी इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कलकत्ता रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट इन सपोर्ट ऑफ द रिबेलियन। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे कलकत्ता में, पढ़े लिखे लोग, वे कलकत्ता से ग्रामीण क्षेत्रों में गए। बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई, जिसमें एक सबसे प्रमुख पुस्तक है नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक की रचना माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने उसको अंग्रेजी से बंगला में कन्वर्ट किया। तो ये नील दर्पण पुस्तक लिखे गए, जिसके द्वारा नील प्लांटरों के अत्याचार और कल्टीवेटर की दयनीय स्थिति को उसमें उजागर किया गया। यानी बुद्धिजीवियों ने भी इस ब्लू रिबेलियन को अपना बौद्धिक समर्थन दिया। वे लोग भी कलकत्ता छोड़ के बारासात की तरफ पहुंच गए और वहां जाके क्रांतिकारियों का समर्थन करने लगे। दे रोट एक्सटेंसिवली अबाउट, वही लिखा है कि इंडिगो सिस्टम और प्लांटर और पुअर रैयट्स के लाइफ के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा। इस सारे क्रांति और बुद्धिजीवियों के समर्थन से घबरा के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक इंडिगो कमीशन बनाया, नील आयोग, और उसको भेजा गया कि इंडिगो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है इसके बारे में रिपोर्ट दिया जाए। द कमीशन डिसाइडेड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द रैयट्स। जो इंडिगो कमीशन गवर्नमेंट ने नियुक्त किया, उसने यह रिपोर्ट दिया कि इंडिगो की खेती किसानों के लिए, रैयतों के लिए बिल्कुल लाभकारी नहीं है। It directed them to fulfill their anxiety contracts and told them that they had the right to refuse to plant indigo in future. वह नील कमीशन ने आदेश दिया कि जो किसान पहले से कॉन्ट्रैक्ट ले चुका है उस कॉन्ट्रैक्ट को वह जरूर पूरा करे, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में, यदि वह इंडिगो की खेती अपने खेत में नहीं करना चाहता है नील की खेती, तो वह इसके लिए रिफ्यूज कर सकता है। ये पावर किसानों को दे दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि द रिवोल्ट ब्रॉट ऑफ द एंड ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। और इस क्रांति के बाद बंगाल के किसानों ने नील की खेती करना बिल्कुल बंद कर दिया और इस तरह बंगाल जो नील उत्पादन में अग्रणी था, वह क्षेत्र नील की खेती से बिल्कुल मुक्त हो गया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो इंडिगो की जरूरत थी ही। तो जब बंगाल में इंडिगो की खेती करना पॉसिबल नहीं रह गया, तो जो प्लांटर थे वे बिहार की तरफ आए और बिहार के चंपारण में उन्होंने नील की खेती करवाना शुरू किया। इसके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह ही था और 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए, बिहार के चंपारण, और वहां नील प्लांटर के खिलाफ वहां किसानों के आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से, जिसका नाम उन्होंने सत्याग्रह दिया, उस सत्याग्रह के माध्यम से बिहार के किसानों को नील इंडिगो प्लांटर्स के अत्याचार से उन्होंने मुक्त करवाया। वही लिखा है कि द फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज महात्मा गांधी 1917 चंपारण मूवमेंट। फाइनल नेल इन द कॉफिन कहता है, कॉफिन किसको कहते हैं? ताबूत,
जिसमें मरे हुए शरीर को रखा जाता है, मुर्दा को। तो ताबूत की आखिरी कील मतलब पूरी तरह खत्म होना। ये मुहावरा अंग्रेजी में भी यूज होता है और हिंदी में भी, फाइनल नेल इन द कॉफिन, मतलब किसी चीज को जब पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कोई चीज खत्म होने वाला होता है, तो उस सेंस में इस फ्रेज का हम यूज करते हैं कि ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। यानी चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था जिसने भारत से पूरी तरह इंडिगो कल्टीवेशन को खत्म कर दिया और चंपारण सत्याग्रह के बाद देश के किसी भी हिस्से में नील की खेती नहीं होने लगी और इस तरह इंडिगो प्लांटर के अत्याचार से भारत के किसान मुक्त हो। तो यही है इस पूरे चैप्टर में। 2 भाग इसका, दोनों पार्ट्स है। इस दोनों पार्ट्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर इसका जो असाइनमेंट होगा उस असाइनमेंट को आप तैयार करेंगे। बस ये चैप्टर 3 खत्म।